नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका ग्रोथमोंट यूपीएससी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म के हाइपोथेसिस सेगमेंट के ऊपर। मैं हूं आपके साथ ध्रुव जानी। हाइपोथेसिस सेगमेंट के तहत हम लोग सामान्य अध्ययन के जो स्टैटिक तत्व है उनका अभ्यास करने का प्रयत्न कर रहे हैं। इस प्रयत्न के तहत हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री की आज बात कर रहे हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री की पूर्व भूमिका के तहत हम लोग गुजर रहे हैं। आज का उपाख्यान 24वां उपाख्यान है और आगे अभी 3-4 उपाख्यान अभी आने हैं जो कि अपने आप में विश्व इतिहास की इस पूर्व भूमिका को समझने के लिए हमें मददरूप साबित हो सकते हैं। तकरीबन 4 से 5 उपाख्यानों के बाद, यानी कि लगभग 30 या 32 उपाख्यानों के बाद हम लोग टू द पॉइंट हिस्ट्री का अध्ययन शुरू करेंगे, सिलेबस को साथ में रखते हुए। मगर यहाँ फिलहाल हम लोग एक पूर्व भूमिका यानी कि एक बैकग्राउंड की प्रक्रिया के तहत गुजर रहे हैं, जो हमारे लिए हमारे हिस्ट्री को अच्छी बनाने के लिए जानना जरूरी है। प्लस जो 23वें उपाख्यान में हमने जो चर्चा शुरू की थी, जो अपने आप में ईसाई धर्म का जन्म व प्रसार और उसके साथ बाइजेंटीन सभ्यता की बात करने की जो है चर्चा हमने शुरू की थी, वो आज इस उपाख्यान के तहत हम लोग संपूर्ण करेंगे। पिछले उपाख्यान में हमने ईसाई धर्म का जन्म देखा और जो प्रसार प्रचार है वो भी देखा। आज इस उपाख्यान के तहत इस प्रसार यात्रा को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। ईसाई धर्म की कैसे वो एक मात्र स्थानिक धर्म होने से या स्थानिक धर्म होने से विश्व विख्यात होने की जो यात्रा है वहाँ तक हम लोग आज प्रयास करेंगे जाने का। और साथ ही में बाइजेंटाइन सभ्यता, जो कि अपने आप में ईसाई धर्म के जन्म व प्रसार के साथ जुड़ी हुई है, उसको देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही विशेष सभ्यता है क्योंकि अपने आप में इस सभ्यता में ग्रीक मूल्य भी मिलते हैं, हमें रोमन मूल्य भी मिलते हैं। मगर अगर ओवरऑल देखें तो बाइजेंटाइन सभ्यता एक अनोखी सभ्यता थी, एक यूनिक सिविलाइजेशन था। तो इसलिए हम लोग यह 2 उपाख्यान के तहत इस पूरे आख्यान को समझने का प्रयास कर रहे हैं। शुरू करेंगे हमारी मूल चर्चा आज आद्य गिरजाघर संस्था का स्वरूप। देखिए, हमने ईसा मसीह का जन्म देखा, कैसे ईसा मसीह बड़े हुए, उन्होंने साधना हासिल करी, फिर अपने जो संदेश थे या अपना जो उपदेश था वो सारे दुनिया को यानी कि स्थानिक लोगों से शुरू किया, जुडिया प्रांत से शुरू किया। वो सारी चीज़ें हमने देखी थी। अब धीरे धीरे गिरजाघरों की जो संस्था है, यानी कि आप कह सकते हैं कि एक प्रकार से चर्च या चर्च ऑर्गेनाइजेशन का अस्तित्व आने लगा, क्योंकि दिन प्रतिदिन ईसाई धर्म के अनुयायियों में इजाफा होने लगा, उनकी संख्या जो है वो बढ़ती गई। तो यहाँ एक संस्था की ज़रूरत हुई। आज जो हम लोग संस्था देख रहे हैं, आज जो चर्च का ऑर्गेनाइजेशन देख रहे हैं, वो बहुत ही अल्ट्रा मॉडर्न है। मगर इसका जन्म कैसे हुआ, इसकी शुरुआत कैसे हुई, वो इसका विकास कैसे हुआ, वो सारी यात्रा हमें आज यहाँ देखनी है, जिसके तहत हमें आद्य गिरजाघर संस्था देखनी है, यानी कि प्रोटो चर्च ऑर्गेनाइजेशन। जो पूर्ण रूप से जो ऑर्गेनाइजेशन अस्तित्व में आया उसके पहले क्या हालचाल थे, वो आज हमें यहाँ देखने हैं। शुरू करेंगे सामान्यतः जहाँ ईसाई प्रार्थना हेतु इकट्ठे होते हैं उसे गिरजाघर माना जाता है। देखिए, गिरजाघर की कोई वैसे परिभाषा नहीं है, मगर कहा जाता है कि जहाँ जहाँ ईसाई के अनुयायी जहाँ जहाँ प्रार्थना करने इकट्ठे होंगे, वह जो है जगह को अपने आप में गिरजाघर कहा जाएगा। तो यहाँ मैं प्रार्थना हेतु को हाईलाइट करूंगा। यह गिरजाघर एक संस्था है जो धर्म संघ का भी प्रतीक है। यस, यह गिरजाघर कोई निजी कोई आइडेंटिटी नहीं है। अगर किसी चर्च की बात करो तो हमें चर्च को अकेला नहीं देखना है, मगर उस पूरे चर्च के संस्था को देखना है, पूरा ऑर्गेनाइजेशन को देखना है। और यही ऑर्गेनाइजेशन के तहत अलग अलग शहरों में, अलग अलग गांवों में चर्च जो है वे चलते हैं या चलाए जाते हैं। वो एक धर्म संघ का प्रतीक है कि यह एक प्रकार का धार्मिक संघ है। जो ईसाई धर्म नया था, उस धर्म का संघ है, उसका यह प्रतीक है। ईसा मसीह के मृत्यु बाद जेरूसलम में प्रथम गिरजाघर की स्थापना हुई। यह यहाँ बात हमें नोंद लेनी होगी इस बात की, क्योंकि जब तक ईसा मसीहा जीवित थे तब तक कोई गिरजाघर या गिरजाघर की संस्था का निर्माण नहीं हुआ था। मगर उसके मृत्यु के बाद, उनके जाने के पश्चात धीरे धीरे गिरजाघर जो है वे अब अस्तित्व में आने लगे। सर्वप्रथम गिरजाघर यरूशलेम या जेरूसलेम, आज का आप कह लीजिए, इसमें प्रस्थापित हुआ था। और कहीं ना कहीं इसीलिए आज ये ईसाइयों के लिए बहुत ही अहम या आप कह सकते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है, धार्मिक स्थल है। ईसा मसीह का उपदेश जुडिया प्रांत के बाहर भी फैला था। यस, अपने आप में वो जुडिया प्रांत के साथ जुड़े हुए थे, क्योंकि उनका जन्म भी वहीं हुआ था, उनकी कर्मभूमि भी अधिकांश वहीं रही थी। तो अपना जो उपदेश था वो वहाँ के लोगों तक तो पहुँचा पाया, मगर उनके मृत्यु के बाद जब से गिरजाघर संस्थाएं अस्तित्व में आई, तब से धीरे धीरे उनके उपदेश जो है वो बाहर भी फैलने लगे, बाहर भी लोगों के कान तक पहुँचने लगे। परिणाम कई सारे नगरों में
गिरजाघरों का या गिरजाघरों की स्थापना हुई। यस, धीरे धीरे धर्म फैला, धर्म के अनुयायियों की संख्या बढ़ने लगी, तो अलग अलग गांवों में, अलग अलग शहरों में गिरजाघर भी अस्तित्व में आने लगे। उसके बाद देखें तो क्लेडियस के शासन दौरान, क्लेडियस नामक जो सम्राट था उसके शासन के दौरान रोम शहर में प्रथम गिरजाघर की स्थापना हुई। यस, रोम शहर में प्रथम गिरजाघर, जो रोम शहर आज ईसाई धर्म का एक हब माना जाता है, एक मुख्य केंद्र माना जाता है, वहां लगभग लगभग यीशु के समय 41 to 54 के बीच में कहीं रोम में प्रथम आप कह सकते हैं कि गिरजाघर की स्थापना करी गई। प्रार्थना हेतु सम्मिलित होने वाले ईसाई एक संगठित अंग का निर्माण करते थे। यस, प्रार्थना हेतु जो सम्मिलित होने वाले ईसाई अनुयायी थे वो एक संगठित यानी कि ऑर्गेनाइज्ड अंग का निर्माण करते थे, और यही ऑर्गेनाइज्ड अंग जो है वो था चर्च ऑर्गेनाइजेशन। प्रार्थना हेतु सम्मिलित ईसाई समूह इक्लेसिया के नाम से जाना गया। इक्लेसिया एक ग्रीक वर्ड है और इसका मतलब होता है इकट्ठा होना, समूह होना, समूह या यूनाइट होना। ठीक है, इसे इक्लेसिया शुरुआत में कहा गया था। आज हम इसे धर्म समाज के नाम से जानते हैं, यानी कि टुडे वी नो द पर्टिकुलर इक्लेसिया एज रिलीजियस कॉन्ग्रेगेशन। प्रत्येक इक्लेसिया अपने आप में धर्म संघ था या धर्म संस्था थी, प्रत्येक अपने आप में एक चर्च था, क्योंकि यह हमने देखा कि जो समूह इकट्ठे होते थे प्रार्थना हेतु वे अपने आप में एक संगठित अंग का निर्माण करते थे, उन्हें इक्लेसिया कहा जाता था, और यही इक्लेसिया अपने आप में एक धर्म संस्था थी, एक गिरजाघर संस्था थी। तो ये बात हमें यहाँ जो है सुनिश्चित करनी होगी। फिर बाद में देखें तो ऐसी स्थानिक इक्लेसिया एक होकर विशाल संस्था यानी कि एक कैथोलिक बनती, कैथोलिक। और यह कैथोलिक भी ग्रीक शब्द है जो हमें मालूम होना चाहिए। ग्रीक शब्द कैथोलिक, यह शब्द का अर्थ होता है सबके लिए, फॉर एवरीवन। शुरुआती ईसाई संस्थाओं का रूप जानना थोड़ा कठिन है, मगर दूसरी सदी से गिरजाघर की संस्था की संरचना जो है वो हमें धीरे धीरे मालूम पड़ रही है। शुरुआती समय जो आद्य गिरजाघरों का था वो बहुत ही स्पष्ट नहीं है, जितनी बातें जो थी स्पष्ट वो हमने आपके सामने रख दी है, मगर दूसरी सदी से यह पूरी गिरजाघर संस्था कैसे कार्य करती उसकी संरचना हमें धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी, जो कुछ इस तरह है। ईसाई धर्म के प्रचारक घूमते रहते हैं। यस, जो ईसाई धर्म के प्रोपोगेशन करने वाले उनके जो अनुयायी थे, जो बिशप्स थे, जो जिनको आज की भाषा में फादर कहते हैं, वे लोग घूमने लगे। इसका संदेशा जो है वो अलग अलग प्रांतों में, दूर सुदूर के क्षेत्रों में जाकर देने लगे। अनुयायियों को मिलते रहे, उपदेश देते रहे, सलाह भी देते रहे। अगर किसी लोगों के द्वारा सलाह मांगी गई तो वहां उन्होंने ईसाई धर्म को केंद्र में रखकर सलाह देने का भी कार्य किया। परंतु ईसाई धर्म अनुयायियों की संस्था में निरंतर वृद्धि की वजह से कैथोलिक संस्था को अधिकारी नियुक्त करने की जरूरत उत्पन्न हो गई। धीरे धीरे धर्म जो है वो क्षेत्रीय मिटकर राष्ट्रीय बनने लगा, राष्ट्रीय मिटकर अंतर्राष्ट्रीय बनने लगा। फिर आज अगर बात करें तो यह ईसाई धर्म अंतरखंडीय है, यानी कि इंटरकॉन्टिनेंटल है, मल्टीपल कॉन्टिनेंट्स में फैला हुआ है। तो यहाँ कैथोलिक जो यह संस्था थी उसे अधिकारियों की नियुक्ति करने की जरूरत उत्पन्न हुई, तब जाके यह पूरा प्रबंधन हो सकता था। इन अधिकारियों के पास कुछ अपेक्षाएं रखी जाती, जैसे धार्मिक कार्यों को अपना समय देना। ठीक है, अपने निजी समय में से धार्मिक कार्यों के लिए, धर्मों को आगे बढ़ाने के लिए, धर्म के विकास के लिए अपने जो समय संसाधन है उनको देना। फिर जो ईसाई धर्म के सिद्धांत है उन सिद्धांतों का प्रतिपादन करना, यानी कि लोगों तक इसका सच्चा इंटरप्रिटेशन पहुंचे उसकी तकेदारी रखना, सिद्धांतों की स्पष्टता करना और दान का प्रबंधन करना। जो अनुयायियों के द्वारा जो दान आया करता था, चाहे वो नकद हो चाहे वो बिन नकद हो, उनका प्रबंधन भी यहाँ इनके ऊपर ही रखा गया था, इनकी जिम्मेदारी थी। ईसाई देश को छोटे बड़े प्रांतों में विभाजित किया जाता है। यस, ईसाई देश को प्रबंधन के लिए, आध्यात्मिक प्रबंधन कह लीजिए, धार्मिक प्रबंधन कह लीजिए, प्रशासकीय प्रबंधन कह लीजिए, इनके लिए अलग अलग प्रांतों में विभाजित किया गया था।
प्रोविंस जिसे बड़ा जिला कहते थे, जो अपने आप में धर्म प्रांत था। सबसे बड़ा अगर कोई यूनिट था इन धर्म क्षेत्रों का तो वो था प्रोविंस। फिर उसके बाद पैरिशेस, जो विद इन प्रोविंसेस एक उसका भाग ही था, प्रोविंस का ही भाग था। और ऐसा ही डायोसिस, वो भी एक प्रोविंस का भाग था। तो इस तरह कुछ प्रशासकीय सहूलियत के लिए यहाँ इन प्रांतों को यहाँ ऐसे बांटा गया था। इन प्रांतों का प्रबंधन विभिन्न अधिकारियों के द्वारा होता, जिनमें एल्डर्स थे, प्रेस्बिटर्स थे, बिशप थे, ठीक है, इत्यादि अधिकारियों के द्वारा इन अलग अलग प्रांतों का अपने अपने जो है स्तर के हिसाब से उनका प्रबंधन किया जाता था। फिर बाद में देखें तो देखिए यहाँ एक हमारे पास क्लासिफिकेशन है विच इज इन अ टेबल फॉर्म। देखिए इस तरह कुछ इसका विभाजन हम कर सकते हैं। ईसाई धर्म प्रांत व उनके मुखिया। देखिए प्रोविंस जो था वो सबसे बड़ा था, जो हमने देखा। उनके मुखिया को आर्क बिशप कहते थे, आर्क बिशप, जो कि अपने आप में सबसे मुखिया कहलाया जाता था। फिर ऐसे अलग अलग प्रोविंसेस जुड़कर एक पैट्रियार्क प्रोविंस बनता, एक पैट्रियार्क प्रोविंस का निर्माण होता, जिनका मुखिया पैट्रियार्क कहलाता। डायोसिस जैसे प्रांतों के जो भाग थे उनके लिए बिशप नामक अधिकारी थे, जो है कार्यशील थे। फिर पैरिशेस, वो भी एक अपने आप में प्रोविंस का ही भाग है, तो उनके लिए एक प्रिस्ट था। देखिए पैरिशेस जो है यहाँ सहायक प्रिस्ट भी होते थे। अगर कोई बड़ा पैरिश हो तो मुख्य जो बिशप है या मुख्य प्रिस्ट है, उनको सहाय करने के लिए एक सहायक प्रिस्ट या सहायक एक संत की भी जो है यहाँ नियुक्ति की जाती थी, उसका भी प्रावधान है। और यह प्रिस्ट की अगर बात करें तो यहाँ प्रिस्ट के लिए दो मुख्य काम थे। एक था ईसाई धर्म में यज्ञ करवाना, एक था यज्ञ करवाना, और जो दूसरा उनका कार्य था वो था संस्कार देना या स्नान संस्कार देना, जिसे बैप्टिज्म हम लोग कहते हैं, स्नान संस्कार या बैप्टिज्म। ठीक है, तो ये कार्य जो है वो अलग अलग मुखियाओं के द्वारा अपने स्तरों पर किए जाते थे, ये उसकी हायरार्की है। फिर उसके बाद देखें तो ईसाई धर्म में गिरजाघर संस्था के क्रम व प्रांतों की संरचना में रोमन असर स्पष्ट देखने को मिलती है। जो जिक्र मैंने पहले किया कि यह एक मात्र ऐसी सभ्यता है बाइजेंटाइन कि उसमें हमें रोमन तत्व भी मिलते हैं, उसमें हमें ग्रीक तत्व भी मिलते हैं। तो यहाँ हमें पहला रोमन तत्व देखने को मिला। जो गिरजाघर संस्था की जो संरचना थी, जो हायरार्की थी, वो अपने आप में जो है रोमन कल्चर या रोमन सभ्यता से प्रभावित थी। फिर आगे देखें तो रोम शहर के बिशप को समग्र ईसाई गिरजाघर संस्था के मुखिया के रूप में देखने की मान्यता का उदय हुआ। यह रोम शहर के बिशप को समग्र ईसाई गिरजाघर संस्था का मुखिया। देखिए आज जो हमें पोप, जिनको हम जानते हैं, जो कि अपने आप में ईसाई धर्म के जो है मुखिया है, अब वो पोप की जो आज की जो ताकत है या जो उनका जो कद है, वो कद बनने की शुरुआत यहाँ से शुरू हुई। यहाँ के लोग, इस समय के लोग धीरे धीरे अब ऐसी मान्यता में उलझने लगे कि इन सब में जो रोमन चर्च है वो सबसे महत्वपूर्ण है, और उस चर्च का जो बिशप है वो अपने आप में सबसे बड़ा मुखिया है। तो ऐसी मान्यता यहाँ से प्रचलित हुई, जो आगे चलकर आज दिन पोप के इस जो है सबसे बड़े कद में रूपांतरण हो चुकी है। उसके बाद देखा तो रोम के गिरजाघर की स्थापना ईसा मसीह के मुख्य शिष्य पीटर ने करी थी। यस, और इसीलिए इस पर्टिकुलर चर्च का या गिरजाघर का महत्व अधिक है, और इस गिरजाघर के महत्व का अधिक होने से इसके बिशप का महत्व भी और अधिक बन गया। अब यहां तक हमने बात करी प्रसार की, प्रचार की, कैसे जो ईसाई धर्म है जन्म तो हमने देख लिया था हमारे पिछले उपाख्यान में, कुछ एक अंश हमने वहां प्रसार के भी देख लिए थे। अब बारी है यहाँ बाइजेंटाइन सभ्यता को देखने की, और कैसे बाइजेंटाइन सभ्यता ने पूरे विश्व को कुछ कुछ योगदान दिया अलग अलग क्षेत्रों में। देखेंगे ईसा पूर्व 657 में ग्रीक लोगों ने बाइजेंटाइन नगर का विकास किया। यस, देखिए यहाँ ग्रीक लोग, वहां हमें
रोमन तत्व देखने को मिला था गिरजाघर संस्था की संरचना में, मगर यहाँ पूरा का पूरा जो बाइजेंटाइन शहर है उसकी स्थापना ही अपने आप में ग्रीक वासियों के द्वारा, ग्रीक लोगों के द्वारा की गई थी कई सालों पहले, यानी कि ईसा पूर्व 657 में। काला समुद्र वो एजियन समुद्र के बीच में स्थित था। यह इसका ज्योग्राफिकल लोकेशन है। इट वाज लोकेटेड बिटवीन ब्लैक सी एंड एजियन सी। बोस्फोरस खाड़ी में या उसकी घाटी में थ्रेस नदी के तट पर, देखिए ये सारी चीज़ें ऐसी है जो हमें थोड़ी याद रखनी होती है, तथ्यात्मक माहितियाँ हैं मगर महत्वपूर्ण है। तो थेस नदी के किनारे इस पर्टिकुलर शहर की स्थापना की गई थी। यूरोप के एकदम अंत भाग पर था, और अगर यूरोप की बात करें तो यूरोप के पूर्वीय भाग पर था, जो कि आज का तुर्की है। वहां कहीं यह सभ्यता का क्षेत्र रहा था। उसके बाद देखें तो बाइजेंटाइन की भूमि समुद्र में लंबी सुरंग की तरह फैली हुई थी, लंबी सुरंग की तरह, और इसलिए इसे सुवर्ण श्रृंगी भूमि भी कहा जाता है। इसे लैंड ऑफ गोल्डन हॉर्न कहते हैं, लैंड ऑफ गोल्डन हॉर्न, यानी कि सुवर्ण श्रृंगी भूमि, ये इसका प्राचीन नाम था। बाइजेंटाइन भूमि का महत्व व्यापारी दृष्टि से बहुत था, क्योंकि ये व्यापारी राष्ट्र था और कई सारे ऐसे नगर थे जो हम लोग आगे देखेंगे जो व्यापार में बहुत ही आगे थे और बहुत ही अच्छा व्यापार करते थे तब के विश्व में। यूरोप व एशिया के जहाज यहीं से प्रसार होते थे। यस, यह एक पूरा क्षेत्र जो था वो एक लिंक था। इट वॉज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट। अगर किसी को पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व जाना है तो जमीनी मार्ग से, तो यहाँ बाइजेंटाइन क्षेत्र से होकर ही जाया जाता था। अति ठंड आबोहवा यानी कि प्रतिकूल आबोहवा की वजह से इस नगर का विकास इसकी स्थापना से 1000 साल तक नहीं हुआ था। यह स्थापना हो गई थी मगर इसका जो विकास होना चाहिए वो नहीं हुआ था, और इसके लिए यहाँ की जो प्रतिकूल आबोहवा है या जो वातावरण है वो जिम्मेदार था, क्योंकि यहाँ अति ठंड जो है वो रहती थी पूरे एरिया में, पूरे क्षेत्र में। तो तब के मानवियों के लिए ये बहुत ही कठिन क्षेत्र था रहने के लिए। इस पूरे क्षेत्र को ड्वेलिंग बनाने के लिए ये सूटेबल नहीं था। तो इसलिए ग्रीक लोगों ने इसकी स्थापना तो कर दी अपने निजी हेतु के लिए, मगर इसका विकास नहीं हुआ। ये भले ही एक प्रकार से केंद्र में था, चाहे वो व्यापारी केंद्र हो चाहे वो भौगोलिक केंद्र हो, मगर फिर भी प्रतिकूल आबोहवा की वजह से यहाँ का विकास नहीं हुआ। इसका विकास तब हुआ जब सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने इस क्षेत्र को पसंद किया अपनी राजधानी बनाने के लिए। देखेंगे रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने जब पूर्वीय रोमन साम्राज्य के पाटनगर के रूप में बाइजेंटाइन पर अपनी पसंदगी उतारी, तब से इसका विकास शुरू हुआ। यस, रोमन साम्राज्य बड़ा साम्राज्य था, तो पूर्वीय साम्राज्य के लिए एक राजधानी की जरूरत थी। यहाँ जो रोमन सम्राट है कॉन्स्टेंटाइन, उनके द्वारा इस पर्टिकुलर क्षेत्र के ऊपर अपनी पसंदगी उन्होंने उतारी, और तब से यहाँ का विकास जो है वो शुरू हुआ। तब से इस पूरे क्षेत्र की उन्नति जो है वो बढ़ना शुरू हुई। ईसा 324 में नगर किले का निर्माण कार्य शुरू हुआ। यस, धीरे धीरे पसंदगी के बाद राजा ने इस पूरे नगर को विकसाने का जो है पूरा मिशन शुरू किया, पूरा कार्य शुरू किया, और सबसे पहले नगर किले का निर्माण करवाने की बात करी। द एंटायर फोर्ट्रेस वाज एक्चुअली बिल्ट on the periphery of the city, surrounding city, and the construction of the fortress started in the year 324 AD, या कॉमन एरा भी आप कह सकते हैं। ईसा 300 की 11 मई के दिन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने इस नगर को नए रोम के नाम से उद्घाटित किया था। यस, नए रोम के नाम से। इस शहर को उद्घाटित किया था, मगर वहाँ की प्रजा जो है वो राजा को बहुत ही चाहती थी, क्योंकि राजा भी अपने आप में प्रजावत्सल था, बहुत ही कार्यशील था, ईमानदार था। तो वहाँ की प्रजा को यह नाम कुछ पसंद नहीं आया, नया रोम, और उन्होंने अपने आप में सम्राट के नाम पर ही इस जगह का नाम कॉन्स्टेंटिनोपल रख दिया। राजा का नाम कॉन्स्टेंटाइन, और जो जगह का नाम पड़ा, जो शहर का नाम रखा प्रजा के द्वारा ही,
जो प्रजा ने है जो है इस नाम को प्रचलित किया वो था कॉन्स्टेंटिनोपल, जो बाद में इस्तांबुल के नाम से हम लोग उसे जानते हैं। 4वीं शताब्दी में प्रशासकीय दृष्टि से रोम के 2 विभाग हुए। 4वीं शताब्दी में यानी कि 4थी शताब्दी में रोम जो है वो प्रशासकीय दृष्टि से जो है 2 विभागों में बट गया। एक था पूर्व रोम, एक था पश्चिम रोम। नोंद, सैद्धांतिक दृष्टि से रोमन साम्राज्य अखंड रहा, परंतु समय के साथ यहाँ विभाजन भी होते रहे। सैद्धांतिक दृष्टि से दोनों एक ही थे, मगर समय की वजह से, समय के मार की वजह से इन 2 भागों में भिन्नता जो है वो बढ़ती गई, डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन आने लगे और बहुत ज़्यादा आने लगे। यह जो भिन्नता है वो धीरे धीरे गहरी होती गई, यहाँ तक कि इनकी भाषा व इनके धर्मों में भी अब जो विरोधाभास है वो अब देखना शुरू हो गया। जंगली प्रजाति के आक्रमण से पश्चिम रोमन साम्राज्य का अंत हो गया। पूर्वी रोम अभी खड़ा था, मगर पश्चिम रोमन साम्राज्य का अंत हो गया और उनका कारण था जंगली प्रजातियां जो कि जंगलों में से आ गई और हमला कर गई, आक्रमण करके पूरे पश्चिमी साम्राज्य को, पश्चिमी रोमन साम्राज्य को तहस नहस कर दिया। ठीक है, जो थोड़ा बहुत भी संबंध था पूर्वी और पश्चिम रोम के बीच में वो भी अब खत्म हो गया। पूर्व रोमन साम्राज्य पर ग्रीक संस्कृति का प्रभाव था। ईसा मसीह की 5वीं शताब्दी तक ये साम्राज्य रोम साम्राज्य के नाम से जग विख्यात हुआ या था। 5वीं शताब्दी तक यह जो साम्राज्य है, ये साम्राज्य को पूरा विश्व रोमन साम्राज्य के नाम से ही जानता था, मगर अब यहाँ से इस पर्टिकुलर सभ्यता का नोमेनक्लेचर जो है वो बदल गया। तो इसीलिए यहाँ बाइजेंटाइन सभ्यता में हमें दोनों के, ग्रीक के व रोमन सभ्यता के मूल्य दिखते हैं, क्योंकि अपने आप में इसका मूल ही इन 2 सभ्यताओं में छिपा है। जस्टिनियन के समय इस साम्राज्य से रोमन परंपरा दूर हुई। यस, जस्टिनियन जो एक महान सम्राट था बाइजेंटाइन का, तो उनके आते ही, उनके समय ही धीरे धीरे अब इस पर्टिकुलर सभ्यता के ऊपर से जो रोमन असर थी वो अब धीरे धीरे ब्लर होना या डाइल्यूट होना जो है शुरू हुई या कम होना शुरू हुई। इतिहासविदों ने इस सभ्यता को बाइजेंटाइन सभ्यता का नाम दिया। बाइजेंटाइन सभ्यता अपने आप में एक अनोखी सभ्यता है, मगर जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें हमें मूल्य दोनों के मिलते हैं, चाहे वो ग्रीक हो चाहे वो रोमन हो, दोनों सभ्यताओं के हमें यहाँ मूल्य मिलते हैं। तो अपने आप भी ये एक विशेष सभ्यता कही जा सकती है। शुरुआत में कहा जाता है कि इस सभ्यता का नाम जो था वो बाइजेंटियन था। ठीक है, बाइजेंटियन। मगर समय के साथ बाद में इसे बाइजेंटाइन के नाम से जाना गया। शुरुआत में इसका नाम बाइजेंटियन था, फिर बाद में बाइजेंटाइन के नाम से हम लोग इसे जानते हैं। मध्ययुगीन यूरोप इतिहास में इस सभ्यता का प्रभाव अधिक रहा। मध्ययुगीन जो यूरोप का इतिहास था, इस पर्टिकुलर इतिहास में यहाँ इस सभ्यता का, इस सभ्यता के साहित्य का, इस सभ्यता के मूल्य का जो महत्व है वो बहुत ही अधिक रहा था। उसके बाद देखें तो देखिए, इस संस्कृति के प्रदान को हम लोग 5 विभागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। ये 5 विभाग स्मार्ट आर्ट की मदद से हम लोग यहाँ देखेंगे, फिर बाद में एक एक के ऊपर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। शुरू करेंगे यहाँ धर्म से। सबसे प्रथम धर्म, धार्मिक क्षेत्र का प्रदान बाइजेंटाइन सभ्यता का पूरे विश्व को। दूसरा बिंदु रहेगा अर्थतंत्र, कैसा अर्थतंत्र उनका था तब और क्या प्रदान इन्होंने विश्व को दिया। तीसरा साहित्य की दृष्टि से बाइजेंटाइन सभ्यता का जो योगदान है वो पूरे विश्व में कैसा रहा। फिर बाद में विज्ञान व दर्शन शास्त्र, फिर बाद में कला। ठीक है, तो इन 5 बिंदुओं पर हम लोग बाइजेंटाइन सभ्यता का योगदान जो है पूरे विश्व को वो देखने का प्रयास करेंगे। शुरू करेंगे धर्म से। देखते हैं बाइजेंटाइन में ग्रीक ऑर्थोडॉक्स गिरजाघरों का विकास हुआ। ग्रीक ऑर्थोडॉक्स समझना है, जो नॉन ऑर्थोडॉक्स है वे कैथोलिक है, और जो कैथोलिक नहीं है वे ऑर्थोडॉक्स है, और जो ऑर्थोडॉक्स है वे ग्रीक के है। सम्राट कॉन्टेस्टाइन ने ईसाई धर्म को प्रोत्साहित किया था। यस, ही एक्चुअली पैट्रोनाइज्ड
क्रिश्चियनिटी। और इनके ही समय क्रिश्चियनिटी को राज्य धर्म का जो दर्जा प्राप्त हुआ, राज्य धर्म का। राज्य श्रेय तो इस धर्म को मिला ही, राज्य के द्वारा प्रोत्साहन तो मिला ही, धनराशि भी मिली, वित्तीय सहायता भी मिली, मगर इसे राज्य धर्म का भी दर्जा इसी सम्राट के दौरान प्राप्त हुआ। गिरजाघर संस्था पर सम्राट का नियंत्रण था। यस, गिरजाघर के जो अधिकारी रहते थे, चाहे वो बिशप हो, चाहे वो आर्क बिशप हो, चाहे वो पैट्रियर्क हो, इनके ऊपर सम्राट का सीधा नियंत्रण रहता था। और अगर पैट्रियर्क की बात करें तो पैट्रियर्क तो अपने आप में सम्राट के द्वारा ही नियुक्त किए जाते थे, तो इनके ऊपर तो पूर्ण नियंत्रण सम्राटों का रहता। ईसाई धर्म के कुछ सिद्धांतों को सरल बनाने हेतु 7 से 8 परिषदों का आयोजन हुआ, और ये सारी परिषदें अपने आप में पौराणिक कही जाती है। और ईसाई धर्म के उदय में इनका बहुत ही अहम रोल है। हालांकि हमारा मुख्य मुद्दा यहाँ ये परिषद या उनके ऑब्जेक्टिव नहीं रहेगा, मगर संक्षिप्त में मैं आपको बता सकता हूँ कि ईसाई धर्म के विकास में इन परिषदों का बहुत ही अहम रोल है। लगभग 7 से 8 परिषदों का जो है आयोजन किया गया था, और इन परिषदों में अलग अलग जो विवाद थे उनको समाधान करने का प्रयास किया, प्लस कुछ एक जो ईसाई धर्म के सिद्धांत थे उनको स्पष्ट करने की भी यहाँ कोशिश की गई। ठीक है, जैसे बौद्ध धर्म में जो बौद्ध धर्म परिषद जो 3 हुई थी, जो अति महत्वपूर्ण है, वैसे ही यहाँ ईसाई धर्म में भी ये परिषद है या ये जो काउंसिल्स है, ये अति महत्वपूर्ण कही जाती है। कई विवादों का समाधान हेतु परिषद का आयोजन किया गया था, जैसे त्रैक्य सिद्धांत हो, मूर्ति पूजा हो, या जो है अन्य कोई विवाद हो, जैसे ईश्वर के स्वरूप। देखिए, इसमें से जो त्रैक्य सिद्धांत है ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था तब, और जो ऑर्थोडॉक्सी थे वे मानते थे, जो कैथोलिक थे वे इनमें विश्वास नहीं रखते थे। बेसिकली यह कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो परमेश्वर है, जो परम तत्व है, वो 3 चीजों से बना है। परमेश्वर 3 चीजों से बना है, और इसलिए इसे त्रैक्य सिद्धांत कहते हैं। 3 चीजें, और ये 3 चीजें कौन कौन सी है? एक है पिता, एक है पुत्र, और एक है पवित्र आत्मा। इनमें पिता जो है वो ईश्वर है, पुत्र जो है वो ईश्वर का पुत्र है, और जो पवित्र आत्मा है वो व्यक्तिगत निजी आत्मा है। तो इन तीनों को मिला के त्रैक्य सिद्धांत यहाँ बनता है, मगर इसका इंटरप्रिटेशन तब बहुत ही कॉम्प्लेक्स था, बहुत ही कंफ्यूजन्स क्रिएट हुआ था। तो इसलिए इन परिषदों के तहत इस सिद्धांत का भी निराकरण किया गया, समाधान लाया गया। मूर्ति पूजा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इसका विवाद भी यहाँ खूब चला, इसके ऊपर भी यहाँ कई सारे निर्णय आए। और ईश्वर के स्वरूप कैसे होने चाहिए, इनके ऊपर भी विवाद था। कई सारे मत थे, मगर परिषदों की मदद से इन सारे विवादों का समाधान हो सका। फिर उसके बाद बाइजेंटाइन साम्राज्य ने ईसाई धर्म के कोई मसीहा का प्रदान नहीं दिया। यस, कोई मसीहा हमें नहीं मिला जो कि बाइजेंटाइन सभ्यता का हो और ईसाई धर्म के साथ जुड़ा हुआ हो या ईसाई अनुयायी हो। यहाँ के गिरजाघरों में अंधश्रद्धा प्रचलित थी। यस, अंधश्रद्धा बहुत ही ज्यादा मात्रा में प्रचलित थी, और यहाँ बौद्धिक जो वर्ग था वो भी अंधश्रद्धा से पीड़ित था। वो भी अंधश्रद्धा में मानते थे, जादुई ताकत में विश्वास रखते थे, क्योंकि शुरुआती समय था, विज्ञान इतना विकास नहीं जो है उसका हुआ था, तो ये सारी चीजें स्वाभाविक सी है। बौद्धिक समूह भी अंधश्रद्धा में विश्वास रखता था। संतों के चित्र मूर्तियों में जादुई शक्ति थी, ऐसी मान्यता मजबूत थी। यस, और पूरा समूह, पूरी आबादी इनको बहुत ही मानता था, ऐसी मान्यताओं को। बाइजेंटाइन में गिरजाघर संस्था लोकशाही मूल्यों से संपन्न थी। यस, तो ये अपने आप में एक अच्छी बात है, क्योंकि गिरजाघर संस्था में भी जो लोकतंत्र है उनके मूल्यों का संवर्धन किया जाता था, उनके मूल्यों का अमलीकरण भी किया जाता था। ये अपने आप में पूरे विश्व की लोकशाही के लिए या लोकशाही की संस्था के लिए अपने आप में एक सकारात्मक बाबत है। फिर आगे देखें तो रोमन कैथोलिक, ग्रीक ऑर्थोडॉक्सी दोनों के सिद्धांत विपरीत थे। यस, रोमन कैथोलिक हो चाहे ग्रीक ऑर्थोडॉक्सी हो, इन दोनों के सिद्धांत जो है वे विपरीत थे। और यहाँ हमें समझना है, अगर ऑर्थोडॉक्स की बात करें तो वे ग्रीक ऑर्थोडॉक्स होंगे, वहीं कैथोलिक की बात करेंगे तो वे रोमन कैथोलिक होंगे। ये दोनों में भिन्नता है, और सिद्धांतों में भी कई सारी भिन्नताएं रही है। कॉन्स्टेंटिनोपल का पेट्रियार्क रोम के पोप समान सत्ताधारी था। यस, कॉन्स्टेंटिनोपल का पेट्रियार्क रोम के पोप, यानी कि यह रोमन कैथोलिक है
और यहाँ कॉन्स्टेंटिनोपल का पेट्रियार्क है, तो दोनों को जो है समान सत्ताएं मिली थी। वहाँ इनको पेट्रियार्क को ग्रीक ऑर्थोडॉक्सी को द्वारा मिली थी सत्ता, और यहाँ रोम के बिशप को या रोम के पोप को रोमन कैथोलिक के द्वारा सत्ता दी गई थी। ग्रीक ऑर्थोडॉक्स पंथ ने बहुत सारे लोगों को ईसाई धर्म में परिवर्तित किया, यानी कि मिशनरी, और कई सारी मिशनरी यहाँ चलती थी इन ग्रीक ऑर्थोडॉक्सियों के द्वारा, जो अपने आप में धर्म परिवर्तन का कार्य करवाते थे रेडिकलाइजेशन की मदद से। फिर दूसरा बिंदु है योगदान का अर्थतंत्र, यानी कि इकोनॉमी। बहुत ही अच्छी स्टेट में इकोनॉमी थी, इट वॉज अ वेरी प्रॉस्परस। प्लस कई सारे ऐसे नगर थे जो अपने आप में व्यापारी बिंदु थे, या व्यापारी केंद्र थे, व्यापार के एकदम मध्य में थे, जिनकी वजह से उनकी समृद्धि निरंतर बढ़ती रही। इन सभ्यता के कई नगरों का अर्थतंत्र मजबूत व व्यापारी मूल्य सविशेष था। चाहे कॉन्स्टेंटिनोपल हो, एंटियोक हो, बेरूत, सोलोनिक, कोरिंथ, ये सारे नगर है जो अपने आप में व्यापार के केंद्र थे। आगे देखें तो इनमें से जो कॉन्स्टेंटिनोपल है वो बहुत ही अच्छी भूभौगोलिक परिस्थिति के ऊपर बसा था। वो अपने आप में पूर्व व पश्चिम की एक जोड़ती कड़ी समान था। इट वॉज एक्चुअली अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन वेस्ट एंड ईस्ट, या ईस्ट एंड वेस्ट कह लीजिए। कॉन्स्टेंटिनोपल की व्यापारी केंद्र के रूप में इजारा शाही थी। यस, इट वॉज अ मोनोपोली, क्योंकि अपने आप में भूभौगोलिक दृष्टि से बहुत ही अच्छे लोकेशन के ऊपर था। जो व्यापार पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम होता था, इसके मध्य में था, उसको जोड़ता था। तो अपने आप में यह मोनोपोली एंजॉय कर रहा था जब तक वेनिस का उदय हुआ, तब तक। यहाँ लिखा है इटली के वेनिस के उदय तक रही। फिर बाद में वेनिस जो है वो एक हब बन गया इंटरनेशनल ट्रेड का। कॉन्स्टेंटिनोपल इतना समृद्ध था कि समृद्धि के पर्याय के रूप में बोला जाता था। यस, तब के लोग अगर समृद्धि की बात बोलनी है तो वे कॉन्स्टेंटिनोपल का उपयोग करते हैं समृद्धि के शब्द के जो है पर्याय में। तो अपने आप में हम लोग इस बात से एक कल्पना कर सकते हैं कि कॉन्स्टेंटिनोपल अपने आप में कितना समृद्ध हुआ होगा शुरुआती समय में। मगर इतनी अच्छी समृद्धि होने के बावजूद भी कई सारी चीज़ें जो है वो बाहर से मंगवानी पड़ती। कई सारी चीज़ें अपने आप में बाइजेंटाइन बाहर से आयात करता, भारत से भी आयात करता, यानी कि एशिया के कई सारे देशों से, कई सारे जगहों से यहाँ चीज़ें आयात होती, जो हम लोग आगे देखने का प्रयास करेंगे। औषधि व सैंडल, सुखड़ी यानी कि सैंडल की आयात तो पूर्व के देशों से होती थी, पूर्व के यानी कि ईस्टर्न नेशंस। मालाबार में से मरी आती, मालाबार यानी कि केरल या वेस्टर्न कोस्ट कह लीजिए ऑफ इंडिया। फिर श्रीलंका की बात करें तो वहां से रत्न आया जाता है, चीन में से रेशम। तो यह सारी चीजें हैं जो कि अपने आप में बाइजेंटाइन बहुत ही शुरुआत के समय में अपने देश में आयात करता, इतना समृद्ध था। इनके बदले वे कीमत चुकाता, दाम चुकाता। इस 9वीं व 10वीं शताब्दी में बाइजेंटाइन का व्यापार उन्नत कक्षा का था। यस, इट वॉज एट द पीक इन 9th एंड 10th सेंचुरी। अरब विजय पूर्व इजिप्त में से भी अनाज की आयात होती, जो फूड ग्रेन्स है वेर बीइंग इंपोर्टेड फ्रॉम इजिप्ट। मगर जब से अरबों ने इजिप्ट का आधिपत्य लिया, तब से वहां से आयात करना बाइजेंटाइन ने बंद कर दिया या बंद हो गया। जस्टिनियन के समय रेशम की कृषि की शुरुआत हुई। यस, और जस्टिनियन ने सामान्य ज्ञान की जो है अगर बात करें तो जस्टिनियन ने इस रेशम की कृषि को बहुत ही प्रोत्साहित किया या एम्पावर्ड किया, और धीरे धीरे रेशम का जो पूरा व्यापार है वो सरकार ने अपने हाथ में ले लिया। सरकार की इजाराशाही उस पर्टिकुलर क्षेत्र में हो गई। सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने बिजेंट्स नामक सिक्के बनवाए। बिजेंट्स ये एक याद रखने वाली जो है माहिती है, जो हमें फायदेमंद साबित हो सकती है, उपयोगी हो सकती है। राज्य में बैंकिंग प्रथा की भी शुरुआत हुई। धीरे धीरे बैंकिंग प्रथा जो है वो जो है उसका नियंत्रण सरकार के हाथ में था, मगर यहाँ शुरुआत हो चुकी थी। 11वीं शताब्दी से व्यापार गिरने लगा। यस, अब यहाँ से व्यापार की अधोगति शुरू हुई। 9 और 10वीं शताब्दी में वो पीक के ऊपर था,
लगभग 6ठी-7वीं शताब्दी से धीरे धीरे व्यापार केंद्र बनने शुरू हुए बाइजेंटाइन के नगर। फिर 9वीं 10वीं शताब्दी में वे टॉर्च के ऊपर थे और बाद में 11वीं शताब्दी के आसपास से इसकी अधोगति यानी कि इसकी अवनति शुरू हुई। फिर अगर साहित्य की बात करें तो जो तीसरा बिंदु है, तो साहित्य में भी काफ़ी प्रदान है, मगर यहाँ एक बात कहनी जो ज़रूरी है कि बाइजेंटाइन के साहित्य के ऊपर ग्रीक साहित्य का बहुत ही अधिक प्रभाव है, क्योंकि यहाँ बाइजेंटाइन के लेखकों ने लेखन की शुरुआत ही ग्रीक सभ्यता की या ग्रीक साहित्य जो है उनको आधारभूत बनाकर करी। तो स्वाभाविक सी बात है कि इनके ऊपर ग्रीक साहित्य का असर होगा, बहुत ही ज़्यादा असर होगा। बाइजेंटाइन सभ्यता पर ग्रीक संस्कृति की असर ज़्यादा। यहाँ के लेखकों ने ग्रीक साहित्य की विवेचना करने से शुरुआत करी, परिणाम ग्रीक साहित्य के संरक्षण में भी इस सभ्यता का योगदान नोंदनीय है। यस, तो यहाँ से यह भी एक मुद्दा है कि ग्रीक साहित्य को बचाने में अगर कोई सभ्यता ने अहम भूमिका निभाई हो तो वो है बाइजेंटाइन की, क्योंकि वहाँ के लेखक ग्रीक साहित्य को अपना आधार बनाते और इनके ऊपर अपनी विवेचना लगते, उनके ऊपर अपना विश्लेषण लिखते। ठीक है, तो अपने आप में ग्रीक सभ्यता के साहित्यों का भी संरक्षण यहाँ हो गया बाय डिफॉल्ट अपने आप। इस 425 में थियोडोडिस द्वितीय के समय, थियोडोडिस सम्राट जो था, द्वितीय सम्राट था, इसके समय कॉन्स्टेंटिनोपल में उच्च शिक्षण शुरू हुआ, यानी कि हायर एजुकेशन। और अगर हम लोग इतिहास की बात करें तो संभवतः यह उच्च शिक्षण की शुरुआत जो है वो पुनः शुरुआत थी। एक बार यहाँ शुरू हो गया था शिक्षण कार्य, उच्च शिक्षण का भी, मगर फिर भी कुछ कारणों की वजह से, कुछ आक्रमणों की वजह से या अन्य कोई कारणों की वजह से यहाँ वो कार्य रुक गया था। मगर इस द्वितीय राजा के दौरान, या आप कह लीजिए कि इस सम्राट के दौरान, यहाँ फिर से यह कार्य पुनः शुरू हुआ। यहाँ के ही एक ऑर्थोडॉक्स ईसाई सुकरात ने, देखिए यहाँ ऑर्थोडॉक्स है ये, क्योंकि जो सोक्रेटिस था, जो सुकरात था, वो ग्रीक ऑर्थोडॉक्सी था या रूढ़िवादी कह सकते हैं। सुकरात ने गिरजाघर संस्था का इतिहास लिखा। यस, गिरजाघर संस्था का इतिहास लिखा और संभवतः इसमें 4 से 5वीं सदी तक की जो बातें थी, 4 से 5वीं सदी तक की बातें, उसको यहाँ सम्मिलित करने का प्रयास सुकरात ने किया था। बहुत ही अच्छा इन्होंने जो है यह कार्य किया था। फिर जोसिमस नामक एक इतिहासकार था जो बहुत ही प्रख्यात था। इसने रोमन साम्राज्य के इतिहास की रचना की और इसका एक युद्ध ग्रंथ था जो बहुत ही प्रख्यात हुआ था। युद्ध ग्रंथ बहुत ही पॉपुलर हुआ था। रोमन इतिहास भी पॉपुलर हुआ था, बट युद्ध ग्रंथ जो है वो बहुत ही, इनकी सारी कृतियों में सबसे अच्छी, सबसे ज्यादा प्रख्यात होने वाली कृति जो थी वो थी युद्ध ग्रंथ। फिर प्रोकोपियस बाइजेंटाइन साम्राज्य का एक महान इतिहासकार था और इसे बाइजेंटाइन के इस क्षेत्र का इतिहास का पिता माना जाता है। इतिहास का पिता, क्योंकि वो अपने आप में महान इतिहासकार था। गद्य साहित्य में पत्र लेखन की शुरुआत हुई। पत्र लेखन बहुत ही सचोट रूप से किया जाता, अलंकारित रूप से किया जाता। यह अलंकृत थे, अलंकृत। इस सभ्यता में बाद में धार्मिक व आध्यात्मिक साहित्य का भी लेखन शुरू हुआ, यानी कि यहाँ जो स्पिरिचुअल राइटिंग्स थे उनकी भी शुरुआत यहाँ होना शुरू हुई। तो ये बात रही साहित्य की। अब आगे देखें विज्ञान व दर्शन शास्त्र, तो इसमें भी काफी योगदान था। विज्ञान में, चिकित्सा क्षेत्र में, रसायन क्षेत्र में काफी बाइजेंटाइन सभ्यता का योगदान रहा है। देखेंगे कैसे। बाइजेंटाइन सभ्यता की कुछ प्रचलित विद्यापीठ है, लगभग सारे अच्छे बड़े शहरों में, अच्छे नगरों में विद्यापीठें थी और इन विद्यापीठों की एक एक स्पेशलिटी थी, यानी कि उनकी एक एक विशेषताएं थी। एक एक सब्जेक्ट को लेके, एक एक विषय के ऊपर देखेंगे। देखिए, अलेक्जेंड्रिया, एथेंस, कॉन्स्टेंटिनोपल, एंटीओक, यह 4 मुख्य विद्यापीठें थी 4 शहरों में, जिनकी विशेषता अलेक्जेंड्रिया की चिकित्सा विद्या में थी। एथेंस की जो विद्यापीठ थी वो दर्शन विद्या देती थी। कॉन्स्टेंटिनोपल व एंटीओक दोनों साहित्य की विद्या को बांटते थे। दे वर इम्पार्टिंग एजुकेशन ऑफ लिटरेचर। ठीक है, तो इस प्रकार से पूरी जो शिक्षण पद्धति है बाइजेंटाइन में वो फैली हुई थी। चिकित्सा विद्या का विकास यहाँ विशेष हुआ।
ओरिबेसियस एटियस नामक चिकित्सक थे, चिकित्सक जो कि अपने आप में जस्टिनियन के दरबार में थे और काफ़ी सारा योगदान भी इन्होंने दिया है। चाहे वो दांत के साथ कोई जो है सर्जरी करनी हो, शस्त्रक्रिया हो, चाहे वो आंखों के साथ हो, इनका योगदान यहाँ रहा है। चिकित्सा विद्या में निदान शास्त्र सबसे प्रथम पैथोलॉजी एंड थेरेपी यानी कि उपचार पद्धति, इन दोनों का विकास यहां हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल निदान शास्त्र और दूसरा है थेरेपी। आगे देखें तो पशु चिकित्सा का भी यहाँ उपयोग जो विकास हुआ। फिर बाद में साथ में अलेक्जेंड्रिया में रसायन शास्त्र यानी कि केमिस्ट्री का भी यहाँ विकास हुआ। विज्ञान के साथ दर्शन शास्त्र में भी विकास यहाँ हुआ था, यानी कि फिलोसॉफी भी यहाँ डेवलप हुई। along with science philosophy also developed। फिर आखिरी बिंदु जो है इनके योगदान का इस पर्टिकुलर सभ्यता के, वो है कला। कला में भी ये लोग माहिर थे, हालांकि इन्होंने कोई पायोनियरिंग नहीं की है, कोई ऐसी चीजें जो प्रथम यहाँ बाइजेंटाइन सभ्यता में आई हो कला के इस हेडिंग के तहत, ऐसे ही जो है वारदात कभी हमें देखने को नहीं मिली, मगर फिर भी उनका योगदान जो है वो नोंदनीय है, उनको हम लोग नजरअंदाज नहीं कर सकते। देखिए कैसे बाइजेंटाइन कला में ग्रीक, रोमन, अरमाइक और ईरानी कला के तत्व मौजूद थे। देखिए कितनी कलाओं के तत्वों का यह सम्मिलन है। ग्रीक, रोमन, अरमाइक और ईरानी। शिल्पकला का विकास यहां भरपूर मात्रा में हुआ था। इस सभ्यता की भव्य स्थापत्य विरासत है। स्थापत्य यानी कि आर्किटेक्चर, बड़ी बड़ी इमारतें बनाई जाती, बड़े बड़े गिरजाघर अच्छे बनाए जाते। गिरजाघरों के अलावा यहाँ काफी सारी अन्य इमारतें भी बनाई जाती, जैसे सेनेट हाउस है, स्नान गृह है, बिन धार्मिक इमारतें हैं यानी कि कोर्ट कचहरी इत्यादि। गिरजाघरों का निर्माण उच्च स्थापत्य शैली से होता था, यानी कि हाई क्वालिटी आर्किटेक्चर से। भित्त चित्र, मुराल्स भी प्रचलन में थे, वे भी बनाए जाते दीवारों को अलंकृत करने के लिए। कीमती पत्थर से छोटी छोटी अलंकृत चीजें भी बनाई जाती, जैसे वेसल्स है, या आप कह लीजिए वेयर, अलग अलग बर्तन और अन्य डेकोरेटिव चीजें, डेकोरेटिव थिंग्स। चित्रकला, पोर्ट्रेट का भी यहाँ अच्छा विकास हुआ। चित्रकला में मुख्यतः पोर्ट्रेट्स बनाए जाते हैं, इसलिए यहाँ ब्रैकेट में लिखा हुआ है। सम्राट जस्टियन के समय बाइजेंटाइन सभ्यता का विस्तार कम होने लगा। यस, जस्टियन का रिजाइम जैसे जैसे जो है अंत होने के करीब आने लगा, वैसे वैसे अपने आप में बाइजेंटाइन सभ्यता का पूरा जो विस्तार है वो भी कम होने लगा। बाह्य आक्रमणों की वजह से यह धीरे धीरे अलग अलग टुकड़ों में बट गया। देखेंगे धीरे धीरे साम्राज्य छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर गया, अन्य प्रजातियों के आधिपत्य के नीचे आ गया। अन्य प्रजातियों में मुख्य थी जंगली प्रजाति और मोहम्मद पैगंबर के मृत्यु के बाद इस्लामी अनुयायी जो थे वे भी अपने आप में पूरे विश्व में फैल गए थे अपने धर्म के प्रचार के लिए। तो इन्होंने भी यहाँ इस भूमि को अपने आधिपत्य के नीचे लिया और यहाँ मुस्लिम या इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना शुरू किया। तो यहाँ जो इस्लामी थे उन्होंने भी बाइजेंटाइन सभ्यता के ऊपर जो है अपना कब्जा जमा लिया था। इस तरह साम्राज्य 15वीं शताब्दी तक अस्तित्व में था, मगर फिर उसके बाद उसका विखंडन हो गया और धीरे धीरे दुर्बल होकर टूट गया, अदृश्य हो गया। इस 1453 में तुर्कों ने कॉन्स्टेंटिनोपल को जीत लिया। तब से यह इस्तांबुल के नाम से हम लोग इसे जानते हैं। कॉन्स्टेंटिनोपल जो कि वर्ल्ड हिस्ट्री का बहुत ही अच्छा जो है एक ज्योग्राफिकल लोकेशन है। तो यहाँ तक हमने यह सफ़र तय की। 1453 में तुर्कों ने इसको अपने कब्जे में ले लिया और इस्तांबुल से जो है यह पूरा जो एरिया है वो जाना गया। और यहाँ से ही यहाँ तुर्कों के कब्जा करने पर ही इन्होंने जो आवागमन था उसको बंद कर दिया, जो व्यापारी आवागमन था उसको बंद कर दिया। और इसीलिए यूरोपियंस को, फिरंगियों को
भारत तक या पश्चिम तक समुद्र तट शोधने को मजबूर कर दिया। तो यहाँ ये तुर्कों ने किया था, यही समय पर तुर्की साम्राज्य की राजधानी बना। यस, फिर ये इस्तांबुल जो है वो तुर्की साम्राज्य की राजधानी बना, और फिर बाद में धीरे धीरे फिर से प्रॉस्पर होना शुरू हुआ। तो यही सारी चीज़ें थी जो हमें आज बाइजेंटाइन सभ्यता में देखनी थी। यहाँ से हमारा बाइजेंटाइन सभ्यता का जो अध्याय है वो संपूर्ण हुआ। अब जैसे मैंने आपको शुरुआत में ही बताया, अगले 4-5 मैक्सिमम 4-5 उपाख्यानों के बाद, लेक्चर्स के बाद, हम लोग टू द पॉइंट यूपीएससी के सिलेबस को साथ में रखते हुए इतिहास का अध्ययन करेंगे। आज दिन तक इन 30-32 लेक्चरों के तहत हमने पूर्व भूमिका को एक जो है पूर्व भूमिका का निर्माण करने का प्रयास किया, जो किसी भी इतिहास के अभ्यर्थी के लिए, इतिहास के विद्यार्थी के लिए जानना जरूरी है। साथ ही यह चीज जानने के बाद जो आगे का इतिहास है वो अपने आप में सरल हो जाएगा, क्योंकि हमें अधिकांश जो चीजें हैं वो हमें मालूम है, बैकग्राउंड मालूम है। तो मात्र और मात्र हमें अब रेफरेंस ही लेना होगा, अन्यथा सारी चीजें जो है वो अब हमें समझनी स्पष्ट हो जाएगी। दरअसल होता यह है कि अधिकांश जो इतिहास के जो अध्यापक है, जो सनदी सेवाओं के लिए इतिहास पढ़ाते हैं, वे बात की शुरुआत ही यहाँ से करते हैं कि 1453 में कॉन्स्टेंटिनोपल जो है उसको कब्जा जो है उसके ऊपर तुर्कों ने कर लिया। तो यहाँ से ही बात की शुरुआत होती है। मालूम नहीं होता कि वो कब्जा किसने किया था, क्यों किया था। उसके जब कब्जा हुआ कॉन्स्टेंटिनोपल, तो उसके पहले वो जो है किसका मुख्य केंद्र था, कॉन्स्टेंटिनोपल नाम क्यों पड़ा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो हम लोग जानने के लिए हमने 30-32 लेक्चर जो है उसका सहारा लिया। फिलहाल आज 24वां उपाख्यान पूरा हुआ है, अभी आगे भी हमें 5-6 उपाख्यान पढ़ने हैं, फिर बाद में टू द पॉइंट सिलेबस की बात करेंगे। साथ ही अगर आप एक सीरियस छात्र है, संधि सेवा की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप अपनी तैयारियां आज डिजिटल इस टेक्नोलॉजी के युग में आप घर बैठे कर सकते हैं। अपने सामान्य अध्ययन के लिए हम लोग यहाँ ग्रोथ माउंट यूपीएससी के तहत आपको बहुत ही अच्छा कंटेंट देने के लिए कटिबद्ध है। आप हमें आज ही फॉलो करें, ग्रोथ माउंट यूपीएससी के साथ जुड़े। हमारा जो कंटेंट है अलग अलग प्लेलिस्ट में आप उसको देखें, और इनमें से जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो आप समझें। एडिटोरियल्स के सिवा सारी चीज़ें जो है वो हमें स्टैटिक के रूप में साबित हो सकती है। अगर आप ग्रोथ माउंट यूपीएससी के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो रिसर्च एडिटोरियल एनालिसिस के प्लेलिस्ट के अलावा अन्य जो सारे प्लेलिस्ट है वो आपको स्टैटिक के रूप में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो मैं आपको अनुरोध करूंगा आप सारा कंटेंट देखें, हो सके तो आप नोट लीजिए, पेन लीजिए और नोट डाउन करते जाइए और मुझे सुनते जाइए। तो आपकी जो तैयारियां हैं वो अच्छी होगी और जो है एक्यूरेट होगी। तो आज इतना ही, हम लोग मिलेंगे हाइपोथेसिस के अन्य उपाख्यान में, अन्य इतिहास के आगे के पन्नों के साथ। तो तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। देखते रहिए ग्रोथ माउंट यूपीएससी। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। जय हिंद।